नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं G7 में घिरता चीन। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि की है कि G7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि शिनजियांग और हांगकांग में बीजिंग मानवाधिकारों का हनन को लेकर उसके खिलाफ एक सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को पुष्टि की कि G7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोल पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिनजियांग और हांगकांग बीजिंग के मानवाधिकारों के हनन को लेकर उसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। जो बाइडेन ने कहा कि G7 शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों को हनन से रोकने के लिए सौर कृषि और गारमेंट्स उद्योग में जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। उन्होंने कहा कि G7 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए चीन की गैर जमानती नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे घोषणा की कि 7 भाग लेने वाले देश बेल्ट एंड रोड पहल के एक लोकतांत्रिक विकल्प को शुरू करने पर सहमत हुए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने विकासशील दुनिया में बुनियादी ढांचे के लिए मौजूद $40 ट्रिलियन से अधिक की जरूरत को पूरा करने में मदद करने के लिए G7 में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भी बनाई है। मैंने एक विचार सामने रखा जिसमें हमने बेहतर विश्व साझेदारी के लिए बिल्ड बैक का नाम दिया है। चीन की अपनी बेल्ट एंड रोड पहल है। हमें लगता है कि दुनिया भर में देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक और अधिक न्यायसंगत तरीका है। यूएस चीन संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप चीन के साथ सीधे तौर पर व्यवहार करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने खुद शी जिनपिंग से कहा था, हम संघर्ष की तलाश नहीं कर पा रहे हैं जहां हम सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हम असहमत हैं, मैं इसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं और हम असंगत कार्यों का जवाब देना चाह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो 8 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर है, उन्होंने दुनिया के साथ 500 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक साझा करने की प्रतिबद्धता की घोषणा करके और सहयोगियों पर भी ऐसा करने का दबाव डालकर G7 पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वदेश। तो G7 पर घिरता चीन, G7 की एक बैठक है यहाँ पर है और उसमें किस तरीके से चीन को घेरने की बात यहाँ पर की जा रही है उस पर आज हम बात करेंगे। तो जो बाइडेन ने कहा था कि G7 शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों के हनन को रोकने और सौर कृषि और गारमेंट उद्योग को जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। तो विंग कमांडर सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और मुद्दा तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से G7 में चीन को घेरा जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो G7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसको लेकर जो बाइडेन ने इतनी सारी बातें कही हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये प्रोग्राम G7 ओरिजिनली जो कंट्रीज थी, 7 कंट्रीज जो इनके मेंबर्स हैं, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोऑपरेशन, ये इत्यादि है, पीसफुल डेवलपमेंट फॉर ईच अदर इन नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई इसका मिलिट्री एंगल नहीं है। और G7 जो है वो को प्रॉस्पेरिटी के लिए, अब तो प्रॉस्पेरिटी का स्फीयर यानी कि सब मिलजुल के एडवांस करें और प्रोग्रेस करें, उसके लिए G7 बनाया गया था। पर G7 का ये 1970s में ही बन गया था और धीरे धीरे से बदलाव आते रहे। पर अब जो G7 जो अब आप सामने देख रहे हैं, ये G7 जो है ये अब बेसिकली ये सामना करने के लिए है जो चाइनीज ने जो अपना मुद्दा उठाया है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत वो इसको BBW के तहत अब बना रहे हैं, यानी कि फुल बैक टू बैक प्रोग्रेस की बात हो रही है। इसके लिए जो BBW जो है ये बन गई है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अब ये सब मिलके चीन के प्रोग्रेस को, जो उनकी मार्केट को रौंद के आगे बढ़ रहा है, जो इलीगल तरीके अख्तियार कर रहा है, उसको निगेट करने के लिए अमेरिका ने पहल उठाई है। और भारत को इसमें एज अ गेस्ट बुलाया था, जिसमें अभी 4-5 कंट्रीज के तहत ये भी एज अ गेस्ट गए थे। पर इसको भारत ज्वाइन कर सकता है और ये सोच विचार करने के लिए भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर
इस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं कि वो भी इन कंट्रीज के साथ मिलकर चाइनीज के खिलाफ एक ऐसा अभियान उठाएं जो कि चाइनीज इलीगल तरीके से वर्ल्ड मार्केट को और ऐसे तरीके अख्तियार कर रहा है जो वीकर कंट्रीज, इकोनॉमिकली पुअरर कंट्रीज है, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। विंका बटर सर, ये तो आपने समझा दिया कि G7 मीटिंग जो है वो क्या है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका प्रोग्राम क्या है वो क्या है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन इसमें भारत जो है वो भी शामिल हुआ है, तो भारत के लिए कितना फायदेमंद जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है, आप भारत की स्थिति जानते हैं। हालांकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर हमने प्रोग्रेस करने में बहुत देर लगा दी। अब जो ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट आई है वो बहुत ध्यान दे रही है और इसको एक उन्होंने वॉर फुटिंग के तहत प्रोग्रेस को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तब बढ़ती है जब आपकी बेसिक इंडस्ट्री तगड़ी हो। बेसिक इंडस्ट्री तगड़ी करने के लिए भारत पूरा कदम उठा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको बता दें, अगर सही बात है तो आप एक इंजन तक नहीं बनाते कोई भी किसी चीज का। तो क्वेश्चन ये, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है, वेपन ग्रेड स्टील नहीं बनाते, आप अपना टैंक नहीं बना सकते, आप ऐसी स्टील नहीं है जो आपकी आर्टिलरी गन्स बन जाए। क्या ये सारी की सारी चीजें, और आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री वो बड़ी कमजोर है। पर यहाँ मैं डिफेंस इंडस्ट्री का और जिक्र नहीं करूंगा। इस समय भारत का जो एम है इन सबको ज्वाइन करने का ये है कि सब मिलके आपस में एकजुट होकर चीन की बढ़ती हुई जो अराजकता है और जो एक्सपेंशनिज्म है, जो विस्तारवाद की जो नीति है ये, उसके पर रोक लगाया जाए और इस तरीके से सबका इकट्ठा विस्तार हो। और ये सब कंट्रीज जो हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर चलती हैं, वो कंट्रीज सब इसमें ज्वाइन की है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कोई नहीं मिलेगी आपको इसमें। जी, विंग कमांडर सर, जिस तरीके से देखने में आया है कि जो G7 है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर जो बात यहाँ पर की जा रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वन हेल्थ और वन अर्थ, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये मंत्र यहाँ पर दिया है, तो उस मंत्र का समर्थन जो है वो जर्मनी के चांसलर ने भी किया है। तो ये कितना कारगर जो है वो साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है, वो भारत इस बात के ऊपर और भी उठाएगा कि हमको सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखनी है, पर बेसिकली हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फाइटिंग द कोविड-19 टुगेदर, ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये क्या, वन हेल्थ वन अर्थ का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक यही ऐसा एक अभियान हम करेंगे जो कॉमन टू ऑल कंट्रीज होगा, जो कॉमन थिंकिंग का एक प्रोग्राम होगा, जो सबके हित में होगा। और सबसे ज्यादा इसमें कोविड को ध्यान रखते हुए कहा गया है, क्योंकि इस समय कोविड का जो प्रकोप है सबसे ज्यादा दुनिया को दहशत में डाले हुए है। और भारत ने ये जो कदम उठाया है, ये जो मुद्दा उठाया है, इसका जर्मनी ने समर्थन किया है और कंट्रीज ने भी इसका समर्थन किया है। और इसका अब आगे चल के आप देखिए, अभी हमने तो सिर्फ समर्थन ही मुद्दा उठाया है। अभी भारत जब इस B3W में एज अ मेंबर बनेगा, G7 का एज अ वर्किंग मेंबर बनेगा, फिर देखी जाएगी। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, ये जो G7 का मुद्दा है, ये ठीक है, हम आपसे इसीलिए समझना चाहते हैं क्योंकि आम नागरिक जो है और जो भी व्यक्ति है वो एकदम से इस चीज को नहीं समझ पाता, एकदम कैच नहीं कर पाता है कि G7 क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से उसमें बैठक हो रही है और भारत जो है वो इसमें अगर है तो वो कितना जो है अच्छा काम करेगा इसमें, और भारत का इसमें शामिल होना कितना फायदेमंद होगा। तो इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं, तो ये जो G7 में जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए, चीन की गैर बाजार नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय करेंगे, इस तरीके की बात भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही है, जो घोषणा की है, तो उससे क्या आशय लगाया जाए? देखिए, ऐसा है, जब ये नीति प्रपोज होगा और सब उस नीति पे हस्ताक्षर करेंगे, इसका मतलब है कि एक वर्किंग डॉक्ट्रिन बनेगी पूरी की पूरी G7 की, और सब मिलकर इसकी तरफ काम करेंगे। क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ये जिस तरीके से चीन, जैसे जर्मनी ने पूरे यूरोप के ऊपर चैलेंज और वर्ल्ड को चैलेंज करने की कोशिश करी थी, इस तरह ये अब काम नहीं हो सकता और सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। और क्योंकि
जो कंट्रीज हैं और जिनके ऊपर चीन हावी हो रहा है, वो आसियान कंट्रीज भी कही हैं इसके अंदर, जहाँ पे चीन का बड़ा विस्तार फैला हुआ है। वो कंट्रीज भी चीन के प्रकोप में आए हुए हैं और बाकी कंट्रीज भी हैं। आप देखिए, आपके बगल में ही बांग्लादेश है, बगल में ही नेपाल है, भूटान है, सबके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो चीन अपना मुद्दा हर जगह उठा रहा है, भारत को खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें मिलाकर इस चीज का एक डायरेक्ट पॉलिसी और नीति बनाई जा रही है, डॉक्ट्रिन लिखी जा रही है, ताकि सब एक दे आर ऑल इन वन पेज, माने कि सब इकट्ठे हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के आगे चले। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर यहाँ पर बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, उन्हें ये बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि जो विकासशील दुनिया में बुनियादी ढांचे के लिए मौजूद $40 ट्रिलियन से अधिक की जरूरत को पूरा करने के लिए मदद के लिए G7 में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भी बनाई है। तो यहाँ पर क्या, जिस तरीके से देखा जाए, जो चीन है, जिसने जो अपना व्यापार उन्होंने इतने तरीके से फैला के रखा है, तो यहाँ पर उनके व्यापार को ठप करने के लिए क्या ये G7 में इस तरीके की बात की जा रही है? क्या अंदाजा लगाया जाए इससे? बिल्कुल, जो चीन अपना व्यापार इसलिए कर रहा है कि इन कंट्रीज के साथ व्यापार करे। अब देखो, वन बॉर्डर वन रोड जो BRI बनाई हुई है, जिस कंट्री में BRI बनाई है वो कंट्री उसके डेट में है। जब वो डेट में है और डेट पूरा नहीं कर सकता है, उधार चुका नहीं सकता, तो वो उसकी कॉलोनी बना रहा है उसको। अब देखिए, सारी कंट्रीज अभी बड़ी जल्दी, पाकिस्तान तो CPEC के तहत उसकी कॉलोनी बनी रहा है। आप देखिए, श्रीलंका के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, हर एक कंट्री पे हावी हो जाएगा और आसियान कंट्रीज को भी उसके ऊपर हावी हो रहा है। तो फिलीपीन, मलेशिया वगैरह सारी की सारी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये कंट्रीज को है, इन सबको मदद मिलेगी। मतलब ये है कि ऐसी जो हरकत है चीन की, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक ऐसी नीति बन रही है ताकि इन सब कंट्रीज का उद्धार हो सके और चीन अपनी अराजकता कम कर सके। और इस समय चीन को भी पता चल गया है कि हमारी जो चीन की जो ये नीति है, इसको बड़ा भारी विरोध हो रहा है। और चीन इस समय ओपनली, उसने तो बांग्लादेश को चैलेंज कर दिया था कि तुम अगर क्वाड में या भारत की साथ आए या इन लोगों का साथ दिया तो आप मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यानी वो दादागिरी दिखा रहा था। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारा चीन के खिलाफ जाएंगी, चीन की नीति के खिलाफ और चीन के बिजनेस के खिलाफ जाएंगी। क्योंकि चीन अपना मार्केट में बिजनेस अपना करके, मार्केट को कैप्चर करके अपना धन बटोर रहा है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बात और यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि चीन की अपनी बेल्ट एंड रोड पहल है, तो ये बेल्ट एंड रोड पहल क्या है? देखिए, बेल्ट एंड रोड पहल का मतलब है कि चीन ने अपनी लिस्ट ऑफ द कंट्रीज बनाई हुई है और चीन ने कहा है कि आप मेरा साथ दीजिए, आपकी मैं इंडस्ट्री को डेवलप करूंगा। वो पैसा लगाता है, पैसा लगा के उनकी इंडस्ट्री को डेवलप करता है, उनको उधार पे चढ़ा देता है, मतलब उनके ऊपर उधार चढ़ जाता है और यहाँ पे फिर अपनी टेक्नोलॉजी लगाता है, अपने लोगों को बताता है और कहता है कि मेरे लोग वहां रहेंगे, ये फैक्ट्री चलाएंगे। मतलब ये है, उस जगह पे वो सोशली ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे पाकिस्तान पे कर दिया है, पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से चीन जो है एक किस्म से इकोनॉमिक दबाव में उनको डालता है, उनको सोशल दबाव में डालता है। यहाँ तक कि कई जगह पे रिलीजियस झड़पें भी हो चुकी हैं और इस तरीके का सारा खेल जो है वो बड़ा महंगा पड़ रहा है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है, चीन ने अब कब्जे भी कर रखा है, चीन उसका उधार नहीं चुका सकता, तो चाइना का 99 साल के लिए चाइना उसको लेके रख लेगा। तो ये सारा का सारा तरीका है वो बांग्लादेश में भी करेगा। मुझे डर है नेपाल में और भूटान में जिस दिन उसने किया, उस दिन भारत के लिए बहुत तकलीफ हुई। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, जिस तरीके से हम समझ पाए हैं कि चीन को पूरी तरीके से उसका जो मार्केट है आर्थिक रूप से तोड़ने की और आर्थिक रूप से जो यहाँ पर व्यापार वो कर रहा है चीन, उसको लेकर जब यहाँ पर जो है G7 में बात रखी गई है और उसको खत्म करने के लिए उनकी जो नीति है उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, जितना हम समझ पाए हैं। क्या यही है पूरी बात? एग्जैक्टली यही बात है। आपने बिल्कुल मुद्दे के ऊपर जिसको पुट द नेल ऑन द राइट प्लेस, यही मुद्दा है। चीन के इस नीति को कमजोर करने के लिए ये सारी कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं। ये एक किस्म से
लड़ाई है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, जी तो कहते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई हो रही है, और इकोनॉमिक फ्रंट की लड़ाई बहुत तगड़ी होती है, जिसका फार रीचिंग, जिसको स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है, ये बेसिकली नॉन वेपनाइज्ड स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, मतलब बिना हथियारों के आप लड़ाई कर रहे हैं। और चीन ने देखिए बिना हथियार के सारी कंट्रीज को डेट में डाल दिया, और सब कंट्रीज उसको अपना जमीन दे रही है। ये तरीका जो है, जिसको जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको अख्तियार किया, यही तरीका चीन कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और कंट्रीज से कर रहा है, बिल्कुल कॉलोनी बना रहा है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जिस तरीके से कोरोना को लेकर चीन लगातार घिरता हुआ नजर आया है, कई तरह के शोध भी यहाँ पर करे गए हैं, चाहे हम ब्राजील की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की अगर बात करें, तो उन्होंने शोध में ये पाया है कि जो कोरोना है, जो बायोलॉजिकल एक वॉर जो है वो यहाँ पर चीन ने किया था दुनिया के ऊपर, और उसके बाद जो तबाही हमने सबने देखी है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं सब अपने अलग अलग शोध यहाँ पर रख रहे हैं। तो चीन को जो एक यहाँ पर अलग करने की बात की जा रही है, चीन को अब एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, तो क्या उसका कारण एक ये हो सकता है? बिल्कुल, चीन का अलग नजरिए से देखने का मतलब यही है कि चीन का जो हाथ है कोरोना को फैलाने में, वेपनाइजेशन ऑफ कोरोना। देखिए, कोरोना एक वायरस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से अगर आप उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को, ऐसे ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो प्रोसेस है बड़ा पुराना है, ये सदियों से चल रहा है, ईसा पूर्व सदियों से चल रहा है, कई कंट्रीज ने इसका इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि आपके रामायण में भी है, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे नाग विष के द्वारा। ये नाग विष था सांप के डंक से बनाया हुआ, ये बड़ी पुरानी नीति है। इससे लोग तीर कमान से पुराने लोग फेंका करते थे, जो डेड बॉडी जो प्लेग की थी वो एक पे फेंकते थे, नदियों में बहाते थे, ताकि पूरी की पूरी कॉलरा और प्लेग से नदी भर जाए, खेतों में असर पड़े, कैटल्स पे असर पड़े। ये सारा का सारा पुराना एक तरीका है, जिसको मॉडर्नाइज करके चीन ने इसी को अपनाया है, जिस तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर, और इस मॉडर्न तरीके को जापान ने चीन पे इस्तेमाल किया था। चीन ने उसकी टेक्नोलॉजी ली है, 713 मिलिट्री यूनिट जो जापान छोड़ गया था चीन में ऑक्यूपाई के बाद, चीन ने उसका इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था, ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल किया था, रशिया ने किया था। ये सारे के सारे खिलाड़ी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चीन कोई नई चीज नहीं कर रहा, हमारी एक हैबिट है, क्योंकि इस समय चीन को उंगली उठा रहे हैं तो सब अपने अपने वो सोच रहे हैं कि हमारे सबके चोले सफेद हैं और चीन ही का दामन काला है। ये नहीं, सबके सब इसी गेम से निकले हैं। पर वो बात दूसरी है कि लोगों ने इसका ऐसा फायदा नहीं उठाया दुनिया के ऊपर, लड़ाई में अगर इस्तेमाल किया तो दूसरी बात है, पर पीस टाइम में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि आपको पूरी दुनिया को इनंडेट करे। चीन एक स्टेप आगे बढ़ गया है और इसको वेपन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया पीस टाइम में लोगों को पे हावी होने के लिए। ये चीन ने जो है दुनिया की नजर में बहुत गलत काम किया, हालांकि इसका इस्तेमाल वैसे ही गलत है, सब कंट्री ने गलती की है, पर वो लड़ाई में करी थी, इसने तो पीस टाइम में करी है। मतलब ये जो है चीन, मतलब जिसको चल के रहा, ये जो है जिसको कहते हैं 10 नंबरी है, बिल्कुल टोटल जिसको कहते हैं दादागिरी कर दी। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, हम वापस अगर अपने टॉपिक पे आए, G7 में जिस तरीके से बात की गई है, तो यहाँ पर चीन को चौतरफा घेरने की जो तैयारी की बात की जा रही है, तो चीन के लिए कितनी घातक साबित होगी? अगर जिस तरीके से जो बात यहाँ पर कही गई है कि आर्थिक रूप से उसे तोड़ेंगे, उनका जो मार्केट है उसको लेकर ना करके अपना मार्केट जो है उसको फैलाने की यहाँ पर बात की जाएगी, तो चीन के लिए कितना घातक साबित होने वाला है? चीन के लिए बहुत घातक साबित होगा। चीन को बड़ी फिक्र हो गई है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि चीन को पता चल गया है कि अगर ये बात हो गई, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, ये सारे मिल के अंदर आ जाएंगे। इटली को छोड़ दीजिए, इटली तो BRI ज्वाइन कर गया था चीन के साथ में, इटली का गेम दूसरा था, पर वो भी अब अपने माइंड चेंज कर रहा है। जर्मनी बिल्कुल खिलाफ है चीन के, टर्की खिलाफ नहीं है, टर्की शायद चीन के साथ रहेगा, जो टर्की नेटो का भी मेंबर है। तो अब देखना पड़ेगा टर्की क्या करता है। कहने का मतलब है कि चीन को बहुत जबरदस्त झटका लगेगा उसकी मार्केट नीति पे, उसकी मार्केटिंग पे, और उसको बहुत लॉसेज होंगे, और ये लॉस को बेयर नहीं कर पा रहा चीन, इसीलिए चीन अपनी आवाज उठा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, चीन को अगर आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया, मान लीजिए,
और चीन को इस तरीके का झटका भी यहाँ पर लगा, तो क्या चीन वाकई में अलग थलग पड़ जाएगा इन सब चीजों से? बिल्कुल अलग पड़ जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इससे पहले कि ये सब कुछ हो, चीन शायद अपना रवैया चेंज कर लेगा। चीन कोई ऐसी चाल चलेगा कि वो बिल्कुल जिसको दूध का धुला बनने की कोशिश करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरे को आप पहले बताते तो मैं पहले ही बंद कर देता, इत्यादि इत्यादि जरूर कहेगा। पर वो अब सारे लोग उसको देख चुके हैं और चीन अब जिसको बहुत आगे बढ़ चुका है उसका पीछे हटना मुश्किल है। अब वो किस तरीके से पीछे हटता है, ये एक बड़ी विचित्र बात होगी। इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे होगा। अगर चीन वापस करता है, हाथ पीछे करता है अपने, तो चीन बच तो जाएगा, पर उसके बाद चीन का उठना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद सारी दुनिया जो है, अब पता चल गया है कि चीन को दबाने के लिए अब ये क्वाड बन गया है। अब आप क्वाड की बात कर रहे हैं, उसका मिलिटराइजेशन हो रहा है, G7 बन रहा है, BBW हो रहा है। ये सारी की सारी जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ये चीन को दबाने के लिए उठाए जा रहे हैं। और चीन को पता चल गया है अब चीन के पास कोई और चारा नहीं है। अब वो किसी तरीके से आसियान कंट्रीज को के लिमिटेड कंट्रीज के ऊपर थोड़ी सी दादागिरी कर सकता है, और वो भी ज्यादा दिन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, ये जो इस समय फैसला लिया गया है, महामारी का दौर यहाँ पर चल रहा है और चीन की जो नापाक हरकत है वो भी लगातार पूरी दुनिया के सामने आती रही है, तो ये जो इस तरह का फैसला अभी G7 की मीटिंग में लिया गया है, क्या ये सही समय लिया गया है ये फैसला, या पहले ले लिया जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से थोड़ा पहले ले लिया जाना चाहिए था। इवन क्वाड का भी हमें पहले ले लिया जाना चाहिए था। चीन ने बहुत पहले से ही साउथ चाइना सी में अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए थे, आज से 3-4 साल पहले। ये हमको पहले अगर ले लिया होता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती, यहाँ तक कि चीन का लद्दाख में दाखिल होना भी रुक जाता अगर चीन पर पहले प्रेशर पड़ गया हो। ये आपको पता होना चाहिए। और उस किसी की देखा देखी ये टर्की भी समझ जाता कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरे साथ भी यही गेम होगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है हम दुनिया के देश जितने हैं, इन्होंने कम से कम 3-4 साल पहले ये काम करना शुरू कर देना चाहिए। विंग कमांडर सर, एक सवाल यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो G7 की मीटिंग में जब चीन के खिलाफ इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, उसके मार्केट को तोड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अमेरिका का एक स्पष्ट जो है वो रवैया हमेशा से देखने को मिला है समर्थन करने को लेकर। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी ये मीटिंग के दौरान बोला है कि हमें जैसे समर्थन करना होगा हम उसे समर्थन करेंगे और जैसे नहीं करना होगा हम उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है, ये कितना सही है? देखिए, अब जो बाइडेन साहब को पता चल गया, पहले जो बाइडेन साहब क्वाड के भी खिलाफ थे, इसने नहीं थे, जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि क्वाड का इतनी महत्वता दी थी, जो बाइडेन नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि जो बाइडेन का बेटे हैं वो भी बिजनेस में लगे हुए थे चीन के साथ में। पर धीरे धीरे जब जो बाइडेन के माइंड में लोगों ने ये डाला और उनके पॉइंट की खिलाफत हुई, तो वो चौंक गए और वो जान गए कि नहीं, इसमें जरा सच्चाई है। और इस सच्चाई के तहत उन्होंने कहा कि मुझे 90 दिन दीजिए, प्रूव करिए कि चीन का हाथ कितना है ये कोरोना वायरस में को वेपनाइजेशन करने में, इत्यादि इत्यादि। ये सोचने का जो तरीका है वो एक किस्म से अपना फेस सेविंग की बात होती है कि किसी तरीके से सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मेरे पे आप नाम भी ना मेरा बुरा हो और मेरी बात मानता भी रखी जाए। इसीलिए जो बाइडेन साहब ने एक कदम उठाया, लोगों ने इस कदम को सराहाया है और अब जो बाइडेन साहब समझ गए हैं कि चीन वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रहा है। इतनी जो बातें हमने आपसे जानी है कि G7 क्या है और इसके क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है, लेकिन एक सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट की हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के कितने फायदे जो हैं वो हो सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के कितने नुकसान हो सकते हैं? ये जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, G7 के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बैक टू बैक की बात कर रहे हैं, इसके बहुत फायदे होंगे। अगर आप देख लें तो एक किस्म से कायाकल्प हो सकती है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसकी लीडरशिप के लिए इंडिया को कहा जा रहा था। इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, वो बहुत फायदे में रहेगा। पूरा एशिया, यही नहीं, पूरा आपका यूरोप में तो उसका असर होगा। यूरोप से लेके साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह असर होगा। आसियान कंट्रीज ज्वाइन करनी शुरू कर देंगी, तो इसका जो है पूरा वर्ल्ड पे असर पड़ेगा। अगर आप देखें G7 कंट्री जहां जहां फैली है,
हर जगह इसका असर है। चलिए, विंग कमांडर सर, समय का पता ही नहीं चला, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ समझाया है कि G7 क्या है, कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है, और चीन को लेकर जो कदम यहाँ पर उठाया गया है वो भी बहुत अच्छा उठाया गया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। जस्ट कीप इट अप। बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ जिस तरीके से बात हम चीन की कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की है। G7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प चुनने पर यहाँ पर सहमत हुए हैं। और कितना इस प्रोजेक्ट से अच्छे बात यहाँ पर होगी, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और चीन को कितना नुकसान यहाँ पर होने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।